This program is sponsored by EduTantra. नेशन लाइव की विशेष सीरीज एजुकेशन मित्रा में आपका स्वागत है। आज हम आइडियल रेडियंट पब्लिक स्कूल में हैं। हमारे साथ स्कूल के फाउंडर चेयरमैन चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, जब हम स्कूल्स की बात करते हैं और कोविड के काल के बाद जब हम सीरीज को शुरू कर चुके हैं, तो हमारा मुख्य रूप से जो पूरा का पूरा एजेंडा रहता है वो ये रहता है कि कोविड के दौरान और कोविड के बाद स्कूलों को किस प्रकार की समस्या से गुजरना पड़ेगा। लेकिन प्रथम सवाल आपसे यही रहेगा, क्योंकि आप 21 वर्षों से इस फील्ड में हैं, दिल्ली के अंदर स्कूलों को कितने प्रकार से डिवाइड किया जाए? इस कोविड ने स्कूलों की तो कमर तोड़ दी है जी, लेकिन स्कूलों जिस प्रकार की समस्याओं को स्कूल सामना कर रहे हैं, तो स्कूल है कितने प्रकार के, पहले में आपका ध्यान ना और आपकी जनता का ध्यान, आपकी जो दर्शक लोग हैं उनका ध्यान मैं खींचना चाहूंगा। दिल्ली में बेसिकली दो प्रकार के विद्यालय हैं, एक सरकारी, दूसरे प्राइवेट। प्राइवेट स्कूल भी दो प्रकार के हैं जी। एक वो जिन्हें सरकार से सहायता प्राप्त है और एक वो जिनको सरकार से सहायता प्राप्त नहीं है। अब जिनको सरकार से सहायता प्राप्त है, ऐसे विद्यालय भी दो कैटेगरी में आते हैं। एक जिनको सरकार से जमीन के रूप में सहायता मिली है, एक ही साथ मिल गई, और दूसरे एडेड स्कूल जिनको पर मंथ, प्रत्येक माह पैसे के रूप में विद्यालय को चलाने के लिए लगातार उनको मदद मिलती रहती है। जो दूसरी कैटेगरी है प्राइवेट स्कूल। अब इन स्कूलों में दो प्रकार से इन स्कूलों को बांटा जा सकता है। एक है एलीट स्कूल्स, है ना, जिसे हम बड़े स्कूल कहते हैं, जिसमें समाज का हर पूंजीपति व्यक्ति, बड़े बड़े व्यक्ति, नेता, अभिनेता उन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। ये सारे स्कूल डीडीए लैंड्स पे बने हुए हैं। इन सब की फीस 5,000 से ज्यादा है। इनकी संख्या दिल्ली में लगभग 500-600 स्कूलों के आसपास है। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या लगभग 2,900-3,000 के आसपास है। इन 3,000 में से 500-600 स्कूल वो हैं जो एलीट स्कूल हैं, जिनकी फीस 5,000 से ज्यादा है। और बाकी के जो लगभग 2,400-2,300 स्कूल बचते हैं, ये सारे के सारे स्कूल बजट स्कूल कहलाते हैं। बजट स्कूल हम किसे कहते हैं? अगर आप इसको फीस के पैमाने पर जानना चाहें तो इन स्कूलों की फीस 2,000 रुपए से कम रहती है। अच्छा। इन स्कूलों में कौन से बच्चे पढ़ने जाते हैं? वो बच्चे पढ़ने जाते हैं इन स्कूलों में जिन बच्चों के अभिभावक का विश्वास, दिल्ली, हम भारत की राजधानी दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में 7 साल से आप पार्टी काम कर रही है और इसने दो ही क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है, जैसे कि ये लोग कहते हैं, एक शिक्षा, दूसरा चिकित्सा, है ना। कहते हैं शिक्षा में हमने आमूलचूल परिवर्तन किया है जी। तो आमूलचूल परिवर्तन करने के बावजूद भी आज भी दिल्ली के 50% स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे लगभग निजी या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। देखिए, हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। लगातार विपक्षी पार्टियां आम आदमी पार्टी पर यह सवाल खड़े करते रही है कि अगर आपने इतना बड़ा परिवर्तन ला दिया तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या क्यों कम हो गई। यह अपने आप में बड़ा प्रश्न है। लेकिन अभी जो मेरा मोटिव है आज आपसे बात करने का वो यही है, क्योंकि आप एक बजट स्कूल हैं, आप जिस लोकेलिटी में हैं, इस लोकेलिटी को जब हम गौर से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे पेइंग कैपेसिटी वाले लोग कम हैं, लेकिन शिक्षा रुकनी नहीं चाहिए। पिछले 1.5 साल के दौरान आपके स्कूल को क्या फायदा या क्या नुकसान हुआ, इससे जनता को रूबरू कराएं, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए अपनी समस्या सबसे बड़ी है, लेकिन शिक्षा एक सामाजिक वस्तु है। इसकी समस्या भी सामाजिक होगी, इसमें जो सुविधाएं मिलेंगी वो भी सामाजिक होंगी। मैं जहां मैंने अपनी पिछली बात छोड़ी थी उसी के आगे शुरू करूंगा, तो 1-2 लाइन में वो बात समाप्त हो रही थी। तो जो बजट स्कूल है उसमें फीस रहती है 2,000 से नीचे। सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, ये बच्चे मुफ्त में पढ़ते हैं। मुफ्त में किसके लिए? जिनके बच्चे पढ़ रहे होते हैं। लेकिन वास्तव में दिल्ली का कोई भी ऐसा सरकारी स्कूल नहीं है जिसमें प्रत्येक बच्चे पे प्रत्येक मंथ 10,000 रुपए से कम खर्च आता हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जितनी बातें मैं कह रहा हूँ ये सारे का प्रमाण है मेरे पास। हवा में एक भी बात नहीं कहूंगा, क्योंकि शिक्षाविद हूँ, मेरे आचरण और व्यवहार में एकरूपता रहनी चाहिए। अब जो आपने बोला ना स्कूलों की समस्याएं, अब चूंकि बजट स्कूल है, इन बजट स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनके जो अभिभावक हैं, वो बेचारे समाज के सबसे निचले तबके से आते हैं। और इस कोविड की वजह से अगर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं तो वो अभिभावक ही प्रभावित हुए हैं। सरकारी नौकरी है नहीं,
बड़े बड़े कंपनियों में काम नहीं करते, छोटे छोटे कंपनियों में काम करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं ये बेचारे। तो इनके पास इतनी जमा पूंजी भी नहीं हो पाती कि अगर 1 महीना 2 महीने के लिए काम छूट जाए तो अपने आप को सरवाइव कर पाए। तो सामान्य व्यक्ति के पास जब भी आर्थिक कोई तंगी आती है तो सबसे पहला क्या काम करता है, बच्चे का ट्यूशन बंद करा देगा। और आर्थिक तंगी नहीं संभाल पाया तो बच्चे को स्कूल भेजना बंद करा देगा, क्योंकि शिक्षा उसकी सबसे बाद की प्रायोरिटी है। हाँ, लेकिन जैसे ही उसकी बेसिक नीड पूरी होती है तो ध्यान भी उसका शिक्षा पे आता है। सबसे पहली प्रायोरिटी भी फिर शिक्षा ही हो जाती है। लेकिन कब? रोटी कपड़ा मकान मिल जाने के जब उसकी बेसिक नीड पूरी हो जाती है। लेकिन ये जो बजट स्कूल है ये उन क्षेत्रों में काम करते हैं जहां लोगों का संघर्ष आज भी बेसिक नीड के लिए चल रहा है। आपको नहीं लगता कि इस जो ये संकट है इसका एक बहुत बड़ा कारण जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी हैं? मतलब कि आप ये देखिए कि वो व्यक्ति तो काम नहीं कर पा रहा है, लेकिन पिछले 1.5 साल से कभी भी एक बार भी विचार भी नहीं किया गया है कि हम स्कूल को खोलें। इससे स्कूल की भी तो कमर टूट रही है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, सरकार बच्चों के साथ बहुत सेफ चल रही है जी, और हम उनकी इस मंशा का, उनके इस फैसले का स्वागत भी करते हैं। लेकिन सरकार जो ये डिसीजन ले रही है उसको हर चीज को ध्यान में रख के डिसीजन नहीं ले पा रही है। अब तक जितनी भी बीमारियां आई हैं कोविड के दोनों वेव्स में, बच्चों पे तो इसने लगभग ना के बराबर ही प्रभाव पड़ा है। जब बच्चों पे जिस बीमारी का प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, उससे उसको बचाने की क्या आवश्यकता है? दूसरी बात, जो ये बजट स्कूल चल रहे हैं और जिन क्षेत्रों में चल रहे हैं अनरेगुलेटेड एरिया है, है ना, ये कॉलोनियां पास नहीं है। अभी वैसे मोदी सरकार ने दिल्ली के हर कॉलोनी को लगभग पास कर ही दिया है, लेकिन हम ये कहना ये चाहते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बंदिशें नहीं है लोगों के पास। आप अभी बाहर निकलिए तो देखिए एक भी व्यक्ति के चेहरे पे आपको मास्क नहीं नजर आएगा। और ये जब सेकंड वेव भयंकर रूप अपना दिखा रही थी, भयंकर अपना प्रकोप दिखा रही थी, तब भी यहाँ लोग बिना मास्क के ही इधर उधर विचरण कर रहे थे। तो सरकार का ये जो डिसीजन है स्कूलों को बंद रखने का, इससे हम सहमत नहीं है। स्कूलों को बंद रखने का डिसीजन की सहमति या असहमति तो बाद में दर्शाई जा सकती है, लेकिन बड़ी समस्या है ना ये चीज़ कि आपने शराब के ठेके खोल दिए, वहाँ पे कोविड आपको नहीं नज़र आएगा, लेकिन योग सेंटर्स जहाँ पे लोग स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं वहाँ कोविड नज़र आ जाता है। इसी तरीके से बंद कमरे में रेस्टोरेंट्स चल सकते हैं, लेकिन ओपन एरिया में पार्क बंद है। तो आपको लगता है कि ये जो पॉलिसीज़ हैं उसको लेके गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है और इसी ने जो है एक बड़ी समस्या को जन्म दे दिया है, जिस समस्या से बचा जा सकता था शायद अगर अच्छी पॉलिसीज़ उठा ली जाती। देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही है। अब जो हमारे पॉलिसी मेकर्स है ना, देखिए मैं आपका ध्यान रखना चाहूंगा, ये जो हमारे लोग जो पॉलिसी बनाते हैं ये आईएएस लोग होते हैं। और जब कोई व्यक्ति आईएएस बनता है ना तो समाज से कट जाता है। वो 3-4 वर्ष ऐसी कठिन तपस्या करता है आईएएस बनने के लिए कि समाज में क्या हो रहा है उसको उस घटना का ध्यान नहीं देता है। और जब वो आईएएस बन जाता है तो इस प्रकार के लोगों से घिरा रहता है कि बंद कमरे में बैठकर समाज के लिए आप पॉलिसी कैसे बना सकते हैं। और जब भी संसार में पॉलिसीज बनती हैं तो जो मेन व्यक्ति उससे प्रभावित होने वाला है उस स्टेक होल्डर से तो बात ही नहीं की जाती। अच्छा एक बात और हम कहना चाहेंगे, कुछ लोगों ने एनजीओ खोल दिया है, कुछ लोगों का काम ही केवल अपना वक्तव्य देते रहना। वो लोगों का काम है बिना परिस्थितियों को ठीक से जांच किए अपने ज्ञान के आधार पर स्टेटमेंट दे दो। बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़े लोगों से मतलब जो देश की पॉलिसी बनाते हैं, देश को चलाते हैं, लोगों के साथ उठना बैठना है। 4-5 लोगों को बुलाया, बात की और पॉलिसी बना दी। अब जैसे शिक्षा का अधिकार, अब देखिए शिक्षा का अधिकार जो है ये अपने आप में कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है सरकारी शिक्षा व्यवस्था पे। अगर सरकार को अपनी शिक्षा व्यवस्था पे विश्वास होता तो क्या शिक्षा के अधिकार की आवश्यकता पड़ती? और शिक्षा का अधिकार दिया भी तो सारे बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया आपने? आपके स्कूल तो अब भी खाली पड़े हुए हैं। क्या आवश्यकता थी कि प्राइवेट स्कूलों को आपने शामिल किया और उनको कंपल्सरी किया कि यू हैव टू एडमिट एटलीस्ट 25% इन योर स्कूल? सरकार का कहना इस पर ये भी तो है कि आप चूंकि सरकारी सुविधाएं लेते हैं, प्रॉफिट्स लेते हैं, तो आपको इस चीज़ सरकार की इस पॉलिसी का भाग बनना पड़ेगा। यही हम बता रहे हैं कि भारत में जितने भी स्कूल चल रहे हैं सरकारी सुविधाएं लेके चलने वाले स्कूलों की संख्या केवल 20-25% है। 75% तो प्राइवेट लैंड पे चलते हैं जिनको सरकार से कोई सहयोग नहीं मिलता, बल्कि हर पग पे सरकारी नीतियां उनके लिए रोड़ा का काम करती हैं, बाधा का काम करती हैं।
और हम जो कैसे बात करें- मैनेज हो रहा है पिछले 1.5 साल से स्कूल? मतलब देखिए, टीचर्स 1.5 की साल में- सैलरी, आपका जो वर्किंग स्टाफ है, एडमिन पैनल है, और नए चेंजेस, मेरे को लगता है कि स्कूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा वेब कैम्स नहीं होंगे, आप लोगों को वेब कैम्स खरीदने पड़े होंगे, आपके टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा नई चीज़ें, टेक्निक सीखनी पड़ी होंगी। तो ये जो पिछले 1.5 साल का दौर गया है, इसमें विद्यार्थियों से ज़्यादा अगर किसी ने सीखा है तो वो शिक्षकों ने सीखा है। और जिन किताबों की आवश्यकता पहले विद्यार्थियों को होती थी, आज वो शिक्षकों को भी हो गई हैं, नए फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में। तो किस तरीके से ये सब मैनेज हुआ है? देखिए, लॉकडाउन से पहले हमारे विद्यालय में 800-900 के आसपास की संख्या रहा करती थी। लगभग आधे बच्चे आरटी एक्ट में पढ़ते थे मुफ्त में, जिसकी पैसा सरकार देती थी। और दुर्भाग्य देखिए, 18 महीने बीत चुके हैं, अब तक सरकार ने वो पैसा रिलीज नहीं किया है। अच्छा। सरकार से हमने कई बार ये बात कही है, और दिल्ली के जो बजट स्कूल है, इस पीड़ा की वजह से वो कराह रहे हैं। जो हमारे पास जनरल कैटेगरी के बच्चे थे, आधे तो गायब हो गए, पता नहीं कहाँ, उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। वो गवर्नमेंट स्कूल में भी नहीं गए हैं, यहाँ घर के आसपास भी नहीं दिखते, वो कहाँ गए उनकी अभी कोई खोज खबर ही नहीं है। और आज अगर आप सुबह की हिंदुस्तान टाइम्स की खबर पढ़ेंगे तो उसमें सरकारी स्कूल के कई टीचरों का स्टेटमेंट आया कि 20% बच्चे हम ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, वो गए तो गए कहाँ, है ना जी। अब जो बच्चे बचे हुए हैं, हमने 21 वर्ष में किसी भी बच्चे का फीस ना देने की वजह से हमने नाम नहीं काटा है, क्योंकि हमने विद्यालय समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए खोला था, पैसा कमाने के लिए नहीं। हम कहते हैं जब भी आपकी व्यवस्था बन जाए, आप फीस दीजिए, ताकि विद्यालय भी अपने काम को सुचारू रूप से चला पाए। बहुत दिक्कतें रही हैं, जो हमारी पर्सनल सेविंग थी, जो आप जैसे हमारे कुछ अच्छे मित्र हैं, उनसे कुछ डोनेशन लेके, उनसे उधार लेकर जैसे तैसे व्यवस्था को संभालने की कोशिश की जा रही है। हाँ, लेकिन स्थिति इतनी ज्यादा दयनीय हो गई है बजट स्कूलों की, बहुत सारे स्कूल बंद हो गए हैं। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में श्रद्धा जी हैं, उनकी पीछे स्टोरी आई थी 6-7 दिन पहले, बहुत से स्कूल बंद होने की कगार पे हैं। लेकिन मुझे बड़ी चिंता हो रही है इन स्कूलों की, क्योंकि ये स्कूल बंद होने से सरकार पे कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा समाज का, क्योंकि टैक्स का पैसा भी सरकार। अब देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। एक बजट स्कूल जिसमें हम केवल 100 बच्चों की बात करते हैं, वो फीस लेता है 100 रुपये, ज़्यादा ज़्यादा 500 से 2000 के बीच में, हम उसका एवरेज फीस 1000 रुपये मान लेते हैं। 100 बच्चों पे वो कितना उसका स्कूल में कलेक्शन आया? 1 लाख रुपये आया। 100 बच्चे 1 लाख रुपए के खर्च में पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल में। अगर यही 100 बच्चे सरकारी स्कूल में चले जाएं तो सरकार का कितना खर्चा होगा? एक बच्चे पे 10,000, 10 लाख हो गया। अब 10 लाख जो सरकार खर्च करेगी, ये नेता लोग अपने पॉकेट से तो निकालते नहीं है। हम जैसे ईमानदार लोगों का टैक्स पेयर का तो पैसा होता है। और लर्निंग आउटकम की बात कर लीजिए, सरकारी स्कूल के अगर हम प्रतिभा विद्यालय की बात छोड़ दें, जिसमें बच्चों को हीरे को, मतलब समाज से नगीनों को चुनकर एडमिशन दिया जाता है, तो बाकी की जो नॉर्मल स्कूल हैं, जिसमें 7 साल में क्रांतिकारी काम किया गया, क्या वो बच्चे पब्लिक स्कूल के बच्चों को चैलेंज देने के लिए तैयार है? ऐसी स्थिति में है क्या? सरकारी स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं, पिछले 18 महीने हर बच्चे के पास ऐसा मोबाइल फोन है जिससे वो लाइव क्लास कर सके। अगर गलती से उसके पास फोन है तो क्या उसका डेटा उस लेवल का है कि उसका मोबाइल पे इंटरनेट बढ़िया से चल सके? ये चीजें नहीं है। और हमारे मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी दिल्ली के इस बात से भली भांति परिचित हैं। कोर्ट ने भी इस बात को माना, लेकिन उन्होंने अपनी आर्थिक मजबूरी दिखाकर बच्चों को मोबाइल देने वाले डिसीजन को निरस्त करा दिया। आपको लगता है, मैं आखिरी सवाल लूंगा इस चीज के ऊपर, कि बहुत जल्दी इस सिचुएशन में बदलाव आएगा? और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि क्या दिल्ली की सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और चिकित्सा जैसे मुद्दों को हाथी के दांत की तरह कार्य करती है, यानी कि दिखाती है, लेकिन उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं ला पाई? आपकी बात से हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। परिवर्तन तो आएगा, लेकिन आएगा कैसे? वो किसी न किसी शिक्षक को ही लाना पड़ेगा। जब हम बच्चों से बातचीत करते हैं तो हम उनको बताते हैं कि दूसरी महामारी ने समाज का बहुत बड़ा नुकसान किया है। इसमें वही लोग बच पाए हैं जिन्होंने समझदारी से जीवन को जिया है। तो अगर तीसरी वेव ना आए और आप चाहते हैं कि हम लोग पुराने तरीके से अपने जीवन को जी पाए, ये तभी संभव हो सकता है जब हम इस कोविड नामक की तीसरी महामारी, जो तीसरी वेव आने वाली है, इसको ना आने दें। इसके लिए सभी लोग ईमानदारी से, केंद्र सरकार मुफ्त में टीका प्रोवाइड करवा ही रही है वैक्सीनेशन की, सब लोग समय से जाएं, वैक्सीनेशन कराएं और कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें। अगर सब लोगों ने ईमानदारी से इस काम को किया और हमारे जैसे शिक्षकों ने ईमानदारी से इस बात का प्रचार प्रसार पूरी तरीके से किया, आप जैसे मीडिया के जागृत बंधु लोग इस बात का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास कि तीसरी वेव भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी,
ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पहले वेव में हम लोग ने भारत की जनता को बहुत हद तक बचा लिया था, क्योंकि जान है तभी जहान है। दूसरे सवाल का उत्तर दे दीजिए अब इसी के साथ। दूसरे सवाल को मैं चाहूंगा एक बार दोहराएं आप। मैं पूछ रहा था कि क्या आपको लगता है इस स्थिति में आने के बाद कि शिक्षा और चिकित्सा जैसे मुद्दे दिल्ली सरकार के लिए सिर्फ हाथी के दांत की तरह काम कर रही है, यानी कि सिर्फ दिखावटी? इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं, आप शिक्षक हैं, मैं बता रहा जानना हूं, चाहूंगा, मैं बता रहा हूं, आंतरिक रूप से ज्यादा जागरूक है। दिल्ली सरकार के 2-3 लोग बीमार पड़े, मंत्री लोग, हाँ, कहाँ इलाज कराया उन्होंने? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। दिल्ली सरकार के जितने मंत्री हैं, हाँ, जितने विधायक हैं, इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? ऑलमोस्ट प्राइवेट स्कूल। तो अगर आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मोहल्ला क्लिनिक बना ही रखा है, हाँ, विश्व में फेमस विद्यालय का निर्माण कर ही दिया है, तो आप अपने विधायकों को, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं आदेश देते कि सारे बच्चे आज से विद्यालय में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे विद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं? बहुत इससे शुक्रिया। ज्यादा कुछ और कहने की आवश्यकता है नहीं। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। एजुकेशन मित्रा के दौरान हमारी कोशिश ये रहती है कि समाज के उन पहलुओं को छुआ जाए जिन पहलुओं पर आमतौर पे हम शिक्षकों से बात नहीं करते। हमारा ये मानना है कि जिन्होंने हमें बनाया है, जिन्होंने राजनेताओं को बनाया है, जिन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को बनाया है, क्या हम और आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो समाज के उन पहलुओं पर ज्ञान नहीं रखेंगे? बेहतर ज्ञान रखेंगे, बढ़िया बात बताएंगे, तथ्यों के साथ बात बताएंगे। एजुकेशन मित्रा सीरीज लगातार चलती रहेगी। आप अपना प्यार यूं ही हम तक पहुंचाते रहें। अगर आपके कुछ सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। कैमरे के पीछे है रोहित, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। धन्यवाद।